Good morning, students. This session is for class 8 science. Students, we are continuously studying chapter 11, that is force and pressure, and we have completed other topics of this chapter. Today we are going to study the topic that is a force can change the state of motion. You can see the topic is shown on the screen, that is a force can change the state of motion. Okay, so students, I hope you know what is meaning of state of rest and what is meaning of state of motion. Okay, so state of motion means an object, if an object is changing its position with respect to a fixed point, then it is said to be in motion. And if object does not change its position with respect to a fixed point, then it is said to be in state of rest. Okay, so स्टेट ऑफ रेस्ट का मीनिंग ये होता है कि कोई ऑब्जेक्ट जिस पोजीशन पे है और जिस पॉइंट पे है उसी पॉइंट पे वो बना रहेगा किसी दूसरे पॉइंट के रिस्पेक्ट में. ठीक है, जैसे एग्जांपल की अगर हम बात करें तो सपोज़ ये कोई एक पॉइंट है और यहाँ पे एक पॉइंट हमने ए लिख दिया. अब आप देख सकते हैं कि जो ये पॉइंट बी है, जिसको हम यहाँ पे बी नेम दे देते हैं, ये पॉइंट यहीं पे है काफ़ी टाइम तक. अभी भी देखिए 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड हो गया, ए और बी के बीच की डिस्टेंस चेंज नहीं हो रही है. तो आप बोल सकते हैं कि बी इज इन रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू ए, या फिर आप बोल सकते हैं ए इज इन रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू बी. तो यहाँ पे ए और बी दोनों ही क्या है, स्टेट ऑफ रेस्ट में है. ठीक है, तो ये एक सिंपल सा एग्जाम्पल है यहाँ पे, और इसको बोलते हैं स्टेट ऑफ रेस्ट. ऐसे ही हम लोग एग्जाम्पल दे सकते हैं स्टेट ऑफ मोशन की. तो स्टेट ऑफ मोशन क्या होता है, अगर ऑब्जेक्ट अपनी जो पोजीशन है उसको किसी फिक्स पॉइंट के अबाउट चेंज कर रहा है कॉन्टिन्यूसली टाइम के साथ, तो ऑब्जेक्ट को बोलते हैं कि ऑब्जेक्ट स्टेट ऑफ मोशन में है. ठीक है, या फिर उसको बोल सकते हैं स्टेट ऑफ मोशन. ठीक है, तो एग्जाम्पल के लिए देखते हैं. यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो 11.4 लिखा हुआ है वो लगभग स्क्रीन के मिड पॉइंट पे है. अब देखिए इसको अगर हम डाउनवर्ड स्क्रॉल करें तो यहाँ पे देखिए अब जो हेडिंग है ब्लू कलर की है वो डाउनवर्ड जा रही है, तो ये मोशन में है. अब देखिए ये अपवर्ड जाएगी. आप डाउनवर्ड स्क्रीन से इसको चेक करिए, इसकी डिस्टेंस ये देखिए कॉन्टिन्यूसली ऊपर की तरफ जा रहा है ये. तो आप देख सकते हैं इसको बोलेंगे स्टेट ऑफ मोशन. अगर आप डाउनवर्ड मोशन कर सकते हैं, अभी देखिए जो ब्लू कलर की हेडिंग है वो दिखाई नहीं दे रही है, तो अब देखिए ये डाउनवर्ड मूव कर रही है. 11.4 जो पॉइंट है डाउनवर्ड मोशन में. यहाँ पे आप चाहें तो इसको अपवर्ड मोशन में ला सकते हैं. तो किसी एक फिक्स पॉइंट अगर आप स्क्रीन पे कोई पॉइंट फिक्स कर दें तो उससे इस हेडिंग की डिस्टेंस चेंज हो रही है, तो आप इसको बोल सकते हैं स्टेट ऑफ मोशन. ठीक है, तो अब इसको डिटेल में समझते हैं, देखते हैं क्या है. So let us now find out what happens when a force act on an object. तो जब कोई फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पे वर्क करेगा तो क्या होगा, इसके लिए हम लोग पढ़ने जा रहे हैं. तो यहाँ पे हम लोग एक्टिविटी देखते हैं. एक्टिविटी 11.3. तो पहले देख लेते हैं क्या है ये एक्टिविटी. टेक अ रबर बॉल एंड प्लेस इट ऑन अ लेबल सरफेस सच एज अ टेबल टॉप और अ कंक्रीट फ्लोर. तो आपको क्या करना है, एक रबर की बॉल लेना है जिसको किसी टेबल के सरफेस पे या फिर किसी फ्लोर पे रख देना है. ठीक है, नाउ जेंटली पुश द बॉल अलोंग द लेबल सरफेस. अब इस बॉल को पुश करना है. डज द बॉल बिगिन्स टू मूव, क्या बॉल मूव करेगी, तो आपका आंसर यस होगा. ठीक है, पुश द बॉल अगेन वाइल इट इज स्टिल मूविंग. अभी बॉल मोशन में है और उसको फिर से आपको पुश कर देना है. इज देयर एनी चेंज इन इट्स स्पीड. अब क्या क्वेश्चन ये है कि क्या इसकी स्पीड में कोई चेंज आएगा. डज इट इंक्रीज और डिक्रीज, ये इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, ये क्वेश्चन हो गया.
तो अभी इसको सभी को हम सोल्यूशन बताएंगे। यहाँ पे देखते हैं, नेक्स्ट प्लेस योर पाम इन फ्रंट ऑफ द मूविंग बॉल एंड रिमूव योर पाम एज सुन एज मूविंग बॉल टचेज इट। ओके, डज योर पाम अप्लाई अ फोर्स ऑन द बॉल, क्या आपका जो पाम है उसने बॉल पे कोई फोर्स अप्लाई किया, ये क्वेश्चन हो गया। व्हाट हैपन्स टू द स्पीड ऑफ बॉल नाउ, डज इट इंक्रीज और डिक्रीज, एंड व्हाट वुड हैपन इफ यू लेट योर पाम होल्ड द मूविंग बॉल। तो देखिए इतने सारे क्वेश्चंस हैं, इसमें क्या बोला जा रहा है ध्यान से देखते हैं, एक बार फिर से इसको रिपीट कर देते हैं। नेक्स्ट, प्लेस योर पाम इन फ्रंट ऑफ मूविंग बॉल, कोई बॉल मूव कर रही है उसी के पाथ में अपने पाम को हमें प्लेस करना है। उसके बाद रिमूव योर पाम एज सुन एज मूविंग बॉल टचेज इट, जैसे ही बॉल आपके पाम को टच करती है आपको अपने हाथ को वहाँ से हटा लेना है। उसके बाद डज योर पाम अप्लाई अ फोर्स ऑन द बॉल, अब यहाँ पे क्वेश्चन है क्या आपके पाम ने या आपके हाथ ने जो है कोई फोर्स अप्लाई किया बॉल पे, ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेकेंड है व्हाट हैपन्स टू द स्पीड ऑफ द बॉल नाउ, अब बॉल की स्पीड पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, मतलब ये इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, क्वेश्चन ये पूछना चाहता है यहाँ पे। और उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है डज इट इंक्रीज और डिक्रीज, ठीक है। एंड फोर्थ, व्हाट वुड हैपन इफ़ यू लेट योर पाम होल्ड द मूविंग बॉल, क्या होगा यदि अगर आप अपने पाम को वहीं पे रखे रहें, ठीक है। तो ये सभी क्वेश्चन है और आई होप कि आप सभी को आंसर पता चल गया होगा, क्योंकि ये बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है जो कि हम अपनी डेली लाइफ में कॉन्टीन्यूसली इसको एक्सपीरियंस करते ही रहते हैं, ठीक है। तो अगर इसको हम ध्यान से देखें तो इन सभी क्वेश्चंस के आंसर आप आसानी से बता सकते हैं। यहाँ पे देखिए इस फिगर में ये मूविंग बॉल है, ये बॉल है, ठीक है। और ये फिगर 11.6 जिसमें अ बॉल एट रेस्ट बिगिंस टू मूव व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट, तो कोई बॉल है जो कि रेस्ट में है बिगनिंग में, बट जैसे ही उसके ऊपर फोर्स अप्लाई किया गया वो मोशन में आ गई है, ठीक है। अब आपको सारे क्वेश्चंस के आपके आंसर मिलने वाले हैं, तो देखते हैं कि आपके आंसर्स क्या क्या हैं। So you might recall similar situations. For example, while taking a penalty kick in football, the player applied a force on the ball. तो देखिए आपने फुटबॉल मैच देखे होंगे, जब भी कोई प्लेयर है जो पेनल्टी किक लेता है वो फुटबॉल पे क्या करता है, किक करता है, मतलब वो फोर्स अप्लाई करता है, ठीक है। बिफोर बीइंग हिट द बॉल वॉज एट रेस्ट, हिट करने से पहले बॉल क्या थी, रेस्ट में है, इट मीन्स उसकी स्पीड जीरो है। जब भी कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में होता है तो उसकी स्पीड को हम लोग ज़ीरो कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं द अप्लाइड फोर्स मेक्स द बॉल मूव टूवर्ड्स द गोल, अब जो भी फोर्स बॉल के ऊपर अप्लाई किया गया उसी फोर्स की हेल्प से जो फुटबॉल है वो गोल की तरफ मूव करेगी, ओके। नाउ सपोज द गोल कीपर डाइव्स और जंप अप टू सेव द गोल, अब गोल कीपर का वर्क क्या है, गोल कीपर ट्राई करेगा उस बॉल को रोकने के लिए, तो वो डाइव या फिर जंप करेगा। बाय हिज एक्शन द गोल कीपर ट्राइज टू अप्लाई अ फोर्स ऑन द मूविंग बॉल, और जब वो जंप या ड्राइव करता है तो वो क्या करता है, फुटबॉल के ऊपर अपने बॉडी से या फिर अपने हाथों से फोर्स अप्लाई करने की कोशिश करता है। इससे क्या होगा, द फोर्स अप्लाइड बाय हिम कैन स्टॉप और डिफ्लेक्ट द बॉल, जैसे ही वो अपने बॉडी या फिर अपने हाथ से उस फुटबॉल पे फोर्स अप्लाई करेगा तो वो या तो फुटबॉल को रोक पाएगा या फिर उसकी डायरेक्शन को चेंज करेगा, मतलब उसको डिफ्लेक्ट कर देगा, जिससे कि वो गोल पोस्ट में नहीं चली जाएगी और वो गोल को सेव कर पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सेविंग द गोल बीइंग स्कोर्ड द गोल कीपर सक्सीड इन स्टॉपिंग इट, तो यहाँ पे देख सकते हैं सेविंग अ गोल बीइंग स्कोर्ड इफ द गोल कीपर सक्सीड इन स्टॉपिंग द बॉल इट्स स्पीड डिक्रीजेज टू जीरो,
अगर उसकी बॉडी या फिर उसका हाथ से प्रॉपर तरीके से उस पर फोर्स अप्लाई हो पाता है तो वो बॉल की स्पीड को पहले कम करता है और धीरे धीरे वो ज़ीरो हो जाती है, मतलब कि बॉल लास्ट में रेस्ट में आ जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं दीज ऑब्जर्वेशंस सजेस्ट दैट अ फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट में चेंज इट्स स्पीड if the force applied on the object is in the direction of motion. The speed of the object increases, and if force is applied in the direction opposite to the direction of motion, then it results in a decrease in speed of the object. तो यहाँ पे इस स्टेटमेंट का मीनिंग सिर्फ इतना है कि अगर आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है ये और ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, आप उसी डायरेक्शन में इस पर फोर्स अप्लाई कर देते हैं F, तो ये और फास्ट मूव करने लगता है। तो इस केस में इसकी स्पीड क्या होगी, इंक्रीज होती है। ठीक है, बट सपोज आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है आपके पास, आपने ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ये इसकी डायरेक्शन है v वेलोसिटी की, और आपने फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई कर दिया, तो क्या होगा, ये जो ऑब्जेक्ट है इसकी स्पीड कॉन्टिन्यूसली डिक्रीज होगी और धीरे धीरे ये रेस्ट में चलाएगा। तो ये कंक्लूजन है। यहाँ पे फिर से आप देख सकते हैं, ये कंक्लूजन बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखिए, दीज ऑब्जर्वेशन सजेस्ट दैट अ फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट में चेंज इट्स स्पीड if the force applied on the object is in the direction of its motion, the speed of the object increases, and if the force is applied in the direction opposite to the direction of motion, then it result in a decrease in speed of the object. तो अगर आप मोशन की डायरेक्शन में ही फोर्स को अप्लाई करते हैं तो जो ऑब्जेक्ट है उसकी स्पीड कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज होती है, और अगर आप फोर्स को बॉल के मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई करते हैं तो उसकी स्पीड डिक्रीज होती है और धीरे धीरे वो ज़ीरो हो जाती है। तो आई होप कि आपको ये बात समझ में आ रही है कि अगर आप किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड को इंक्रीज़ करना चाहते हैं तो आप जो फोर्स अप्लाई करेंगे वो मोशन की डायरेक्शन में ही अप्लाई करेंगे, और अगर आप उस ऑब्जेक्ट को स्टॉप करना चाहते हैं, रोकना चाहते हैं, तो आप उस पर जो फोर्स अप्लाई करेंगे वो डायरेक्शन ऑफ मोशन के अपोजिट होना चाहिए। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि आपको समझ में आ रहे होंगे। तो किसी ऑब्जेक्ट को रेस्ट में या फिर मोशन में लाने के लिए या फिर उसकी स्पीड को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करने के लिए फोर्स अप्लाई करने के साथ साथ सबसे इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है वो है कि आप वो फोर्स कौन सी डायरेक्शन में अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को स्टॉप करना चाहते हैं तो आप उसके मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करेंगे। अदरवाइज़ क्या होगा, अगर आप उसी डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर देंगे तो ऑब्जेक्ट की स्पीड जो है वो और इंक्रीज़ होने लग जाएगी। ऐसे ही अगर आपको किसी ऑब्जेक्ट को स्पीड को इंक्रीज़ करना है और आपने फोर्स उसके मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में लगा दिया तो ऑब्वियस सी बात है कि उसकी स्पीड कॉन्टीन्यूसली डिक्रीज़ होने लग जाएगी। तो ये हमारे एम पे डिपेंड करता है कि हमें उस ऑब्जेक्ट की स्पीड इंक्रीज़ करनी है या डिक्रीज़ करनी है। अगर हमें स्पीड को इंक्रीज़ करना है तो हमें मोशन की डायरेक्शन में फोर्स लगाना है, अगर हमें स्पीड को डिक्रीज़ करना है तो हमें मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाना है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये बातें समझ में आ गई हैं। तो देखते हैं आगे क्या है। You can see in this figure, I have seen children competing with one another in moving a rubber tire or a ring by pushing it. Figure 11.7. I now understand why the speed of the tire increases whenever it is pushed. तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जब भी बहुत सारे बच्चे इस तरीके से खेलते हैं एक रबर टायर के साथ, ठीक है, उसकी स्पीड बढ़ाने के लिए वो क्या करते हैं, वो उनके हाथ में एक स्टिक है जिसकी हेल्प से वो कंटिन्यूसली उस रबर के टायर पे बार बार हिट करते हैं। बार बार हिट करने से क्या होता है कि जो फोर्स वो अप्लाई करता है वो फोर्स उसके मोशन के डायरेक्शन में ही वो अप्लाई करता है, तो जिससे हर बार वो उसकी स्पीड थोड़ी सी इंक्रीज़ हो जाती है और थोड़े ही देर बाद आपको बहुत ही हाई स्पीड दिखाई देने लगती है। तो ठीक है, यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे
स्पीड को आपको इंक्रीज करना है फोर्स की हेल्प से, ठीक है। नाउ पहली का क्वेश्चन है, देखिए, पहली इज क्यूरियस टू नो वेदर एप्लीकेशन ऑफ अ फोर्स कैन ओनली चेंज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, लेट अस फाइंड आउट। तो पहली जानना चाहती है कि क्या फोर्स अप्लाई करने से जो ऑब्जेक्ट है क्या सिर्फ उसकी स्पीड ही चेंज होगी या कुछ और भी चेंज हो सकता है, वो कौन कौन से चेंजेस पॉसिबल हैं उसके बारे में हम लोग यहाँ पे एक्टिविटी 11.4 में देखते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं 11.4 एक्टिविटी क्या है। टेक अ बॉल एंड प्लेस इट ऑन अ टेबल surface as you did in activity 11.3. Make a ball move by giving it a push, figure 11.8a. Now place a ruler in its path as shown in figure 11.8b. In doing so, you would apply a force on the moving ball. Does the ball continue to move in the same direction after it strikes the ruler? Now repeat the activity and try to obstruct the moving ball by placing the ruler in such a way that it makes different angle to its path. In each case, note your observations about the direction of motion of the ball after it strikes the ruler. ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक एक्टिविटी है, फिर से आपको समझा देते हैं एक्टिविटी क्या है। देखिए, इस एक्टिविटी में आपको एक बॉल लेना है और इसको किसी लेवल सरफेस के ऊपर रख देना है, ठीक है। नाउ मेक द बॉल मूव बाय गिविंग इट ए पुश। अब इस बॉल को मोशन में लाना है पुश करके। नाउ प्लेस अ रूलर इन इट्स पाथ एज शोन इन फिगर 11.8b। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे 11.8b इसके पाथ में यहाँ पे एक रूलर रखना है, ये ऑब्जेक्ट है, इसके पाथ में एक रूलर रखना है। तो क्या होगा यहाँ पे आप देख सकते हैं, आप इमेजिन भी कर सकते हैं और आप इसको इजीली जान सकते हैं क्या होगा। Now place a ruler in path of the ball as shown in 11.8b. In doing so, you apply a force on the moving ball. Does the ball continue to move in the same direction after they strike the ruler? तो यहाँ पे आपका आंसर होगा नो। Repeat the activity and try to obstruct the moving ball by placing the ruler in such a way that it makes different angle to its path. In each case, note your observations about the direction of motion of the ball after it strike the ruler. तो यहाँ पे देख सकते हैं रूलर को जैसे ही बॉल के पाथ में रखेंगे तो वो बॉल रूलर से स्ट्राइक करेगी और उसके बाद वो अपने पाथ को चेंज करेगी। तो आपको करना ये है कि आपको इसी एक्टिविटी को बार बार रिपीट करना है, बॉल को रूलर से डिफरेंट एंगल पे हिट कराना है और उसके बाद वो कौन से डायरेक्शन में मूव कर रही है उसको चेक करना है, देखना है क्या उसकी डायरेक्शंस हर बार चेंज हो जाती हैं जब आप इनिशियल डायरेक्शन चेंज करते हैं या फिर वो वैसे ही बनी रहती है। तो ये सारे क्वेश्चंस हैं, आप इसका आंसर आसानी से बता सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं ये है फिगर ए जिसमें एक बॉल है जो कि पाम की तरफ जा रही है और सेकेंड है एक, यहाँ पे देख सकते हैं ये बॉल है जो कि एक रूलर की तरफ ट्रेवल कर रही है और स्ट्राइक होने के बाद इधर जा रही है। तो यहाँ पे देख सकते हैं फिगर 11.8a, a ball set in motion by pushing it along a level road or level surface, and b, the direction of motion of the ball after it strikes the ruler placed in path. तो यहाँ पे देख सकते हैं ये है डायरेक्शन, रूलर प्लेस करने के बाद इसकी जो डायरेक्शन चेंज हो रही है। Let us consider some more examples. In a game of volleyball, players often push a moving ball to their team mates to make a winning move. Sometimes the ball is returned to the other side of the court by pushing or smashing it. Okay.
इन क्रिकेट a batsman plays his or her shot by applying a force on the ball with it bat। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं फोर्स कैसे अप्लाई करते हैं डिफरेंट डिफरेंट गेम्स में। सो फर्स्ट कंडीशन की अगर हम बात करें जो कि एक वॉलीबॉल गेम के बारे में है, यहाँ वॉलीबॉल जो बच्चे खेल रहे हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं कैसे वो फोर्स अप्लाई करते हैं। सो लेट अस कंसीडर सम मोर एग्जांपल्स इन अ गेम ऑफ वॉलीबॉल। प्लेयर्स ऑफन पुश द मूविंग बॉल टू देयर teammates to make winning move. Sometimes the ball is returned to their side of the court by pushing or smashing। तो देख सकते हैं यहाँ पे वो इसको अपना मस्कुलर फोर्स अप्लाई करके, मस्कुलर फोर्स मीन्स जो अपने हाथों से वो फोर्स अप्लाई करते हैं, पुश करते हैं या फिर स्मैश करते हैं। स्मैश का मीनिंग आप जानते हैं, उस पर जो से हिट करते हैं। ठीक है, तो इन दोनों केसेस में वो फोर्स अप्लाई करते हैं। अगर आप बात करें क्रिकेट में, तो क्रिकेट में आपको पता है कि एक बॉलर होता है जो कि बॉल को बैट्समैन की तरफ फेंकता है और बैट्समैन उस पर एक बैट, जो कि बैट के बारे में आप जानते हैं वुड से बना हुआ होता है, उसी की हेल्प से बॉल को हिट करता है, या आप बोल सकते हैं बॉल पे फोर्स अप्लाई करता है, जिससे कि उसके डायरेक्शंस और ये सब चेंज होते हैं और उसको रन्स मिलते हैं। तो आपको क्रिकेट के बारे में इंफॉर्मेशन है। हम लोग यहाँ पे चेक कर रहे हैं कि वो फोर्स किन चीज़ों की हेल्प से अप्लाई करते हैं यहाँ पे। ठीक है, ऐसे ही और भी बहुत सारे गेम हैं। जैसे आप फुटबॉल की बात करें तो वो अपने लेग पैरों की हेल्प से किक करते हैं। ऐसे ही हॉकी में उनके पास एक हॉकी स्टिक होती है। ठीक है, और भी बहुत सारे गेम हैं। तो बट उस डिफरेंट तरीके से वहाँ पे फोर्स अप्लाई किया जाता है, और जो भी बॉल यूज़ की जाती है उनकी स्पीड को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ किया जाता है, उनके डायरेक्शंस को चेंज किया जाता है। ठीक है, उसको डिफरेंट स्पीड में डिफरेंट जगह तक ले जाते हैं अकॉर्डिंग टू देयर रिक्वायरमेंट, जो भी उनको करना होता है वहाँ पे। तो बट ये है कि आप फोर्स को बहुत सारे तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, और आपने डिफरेंट टाइप के गेम्स देखे हैं तो उन सभी गेम्स में जो भी फोर्स अप्लाई किए जाते हैं वो डिफरेंट टाइप से अप्लाई किए जाते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं अ चेंज इन ईदर द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट और इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन और बोथ इज डिस्क्राइब्ड एज अ चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन। Thus a force may bring a change in state of motion of an object। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जब भी किसी मूविंग ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाते हैं तो वहाँ पे क्या क्या पॉसिबिलिटी है। तो वहाँ पे है अ चेंज इन ईदर स्पीड, यहाँ पे देख सकते हैं ये वाली लाइन, अ चेंज इन ईदर द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट और इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है उसकी स्पीड चेंज हो सकती है या फिर उसके डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज हो सकता है, और बोथ यहाँ पे देख सकते हैं, या फिर दोनों ही, और बोथ दोनों मीन्स स्पीड और डायरेक्शन दोनों चेंज हो सकता है। एंड इज डिस्क्राइब्ड एज द चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन, इसी को चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन बोलते हैं। Thus a force may bring a change in the state of motion of an object। तो अब हम लोग फाइनली क्या बोल सकते हैं, फाइनली हम लोग बोल सकते हैं thus a force may bring a change in state of motion of an object। तो एक फोर्स किसी ऑब्जेक्ट के स्टेट ऑफ मोशन को चेंज कर सकता है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई है। आप किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई करके या तो उसकी स्पीड को चेंज कर सकते हैं, या फिर उसके डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं, या फिर दोनों को ही चेंज कर सकते हैं। इस केस में आप बोलते हैं कि जो भी ऑब्जेक्ट है उसका स्टेट ऑफ मोशन जो है वो चेंज हो गया है। तो ये एक रिज़ल्ट है कि फोर्स अप्लाई करके आप स्टेट ऑफ मोशन को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि स्टेट ऑफ मोशन है क्या। वैसे हमने इसको पहले डिस्कस कर दिया है, काफ़ी डिटेल में बताया गया था आपको व्हाट इज़ मीनिंग ऑफ स्टेट ऑफ मोशन। फिर भी देख लेते हैं यहाँ पे स्टेट ऑफ मोशन। तो देख सकते हैं द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिस्क्राइब्ड बाय इट्स स्पीड एंड द डायरेक्शन ऑफ मोशन। द स्टेट ऑफ रेस्ट इज कंसीडर्ड टू बी स्टेट ऑफ जीरो स्पीड। ओके, एन ऑब्जेक्ट मे बी एट रेस्ट और इन मोशन, बोथ आर इट्स स्टेट ऑफ मोशन। ठीक है, तो ये स्टेट ऑफ मोशन की डिफिनीशन एक बार आपको इसको सिंपली बता देते हैं।
यहाँ पे देखिए, द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिस्क्राइब्ड बाय इट्स स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो किसी ऑब्जेक्ट का जो स्टेट ऑफ मोशन होता है वो उस ऑब्जेक्ट की स्पीड और उसके डायरेक्शन ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग हम लोग डिस्क्राइब करते हैं। द स्टेट ऑफ रेस्ट इज कंसीडर्ड टू बी स्टेट ऑफ जीरो स्पीड। अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो हम बोल सकते हैं कि उसकी स्पीड ज़ीरो है। ठीक है, ज़ीरो स्पीड मीन्स वो मोशन में नहीं है, मतलब वो रेस्ट में है। एन ऑब्जेक्ट में बी एट रेस्ट और इन मोशन। कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में हो सकता है या फिर वो मोशन में हो सकता है। बोथ आर द स्टेट ऑफ मोशन। दोनों ही स्टेट ऑफ मोशन कहे जा सकते हैं, बट जब वो रेस्ट में है तो आप बोल सकते हैं कि इट्स स्पीड इज़ ज़ीरो। ठीक है, तो ये इसका मीनिंग है। आई होप कि आपको समझ में आ गया व्हाट इज मीनिंग ऑफ स्टेट ऑफ मोशन। तो यहाँ पे देखते हैं, एक क्वेश्चन है आपके सामने। डज इट मीन दैट द एप्लीकेशन ऑफ अ फोर्स वुड ऑलवेज रिजल्ट इन चेंज इन द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट? लेट अस फाइंड आउट। तो देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, आपको मिलने वाला है यहाँ पे। इट इज़ कॉमन एक्सपीरियंस दैट मेनी अ टाइम एप्लीकेशन ऑफ फोर्स डज नॉट रिजल्ट इन चेंज इन द स्टेट ऑफ मोशन। ठीक है, बात समझ में आ रही होगी। For example, a heavy box may not move at all even if you apply the maximum force that you can exert. Again, no effect of force is observed when you try to push a wall. तो यहाँ पे देखिए आपका क्वेश्चन क्या है, पहले उसको ध्यान सुनिए। क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, दिस वन इज द क्वेश्चन। डज इट मीन दैट द एप्लीकेशन ऑफ अ फोर्स वुड ऑलवेज रिजल्ट इन चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट? क्या फोर्स अप्लाई करने से किसी ऑब्जेक्ट का जो स्टेट ऑफ मोशन है वो ऑलवेज चेंज हो जाएगा? ये है क्वेश्चन। अब देखिए, आपका एक सिंपल एक्सपीरियंस है। अगर कोई ऑब्जेक्ट बहुत हैवी है और आप उस पर कितना भी फोर्स लगाते हैं वो रेस्ट में ही रहता है। ठीक है, वो अपना स्टेट चेंज नहीं करता। सपोज ये कोई वॉल है किसी बिल्डिंग की, आपने उसके ऊपर फोर्स अप्लाई किया तो वो मोशन में नहीं आती बल्कि वो उसी स्टेट में बनी रह जाती है। या फिर कोई बड़ा सा बॉक्स है या कोई बहुत हैवी ऑब्जेक्ट है, जो भी है, उसको आप काफ़ी पुश करते हैं या पुल करते हैं, बट वो उसके जो पोजीशन है उसमें कोई चेंज नहीं आता। मतलब वो अपना स्टेट ऑफ रेस्ट जो है, या आप बोल सकते हैं स्टेट ऑफ ज़ीरो स्पीड, ठीक है, उसको चेंज नहीं करती है, वो उसी स्टेट में बनी रहती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि फोर्स अप्लाई करने से दोनों बातें हो सकती हैं, या तो वो अपने स्टेट को चेंज करे या फिर नहीं भी करे, दोनों ही हो सकता है। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि फोर्स अप्लाई करने से ऑब्जेक्ट अपने स्टेट ऑफ रेस्ट या फिर स्टेट ऑफ मोशन को चेंज करेंगे ही, बट कई बार कर भी सकते हैं। ये डिपेंड करता है उस फोर्स की जो अमाउंट है वो कितना लार्ज है और उस ऑब्जेक्ट को अपना स्टेट चेंज करने के लिए कितने ग्रेटर फोर्स की रिक्वायरमेंट है। तो आई होप कि आपको समझ में आया है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये बॉल इस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है और ये जैसे ही रूलर इसके पास में है, ये इसने अपना डायरेक्शन चेंज किया। ठीक है, तो यहाँ पे इसने अपना स्टेट ऑफ जो मोशन है वो चेंज किया हुआ है। बट आप अगर ये जो वॉल है या फिर कोई वॉल आपके आसपास है उस पर आप कोई भी फोर्स अप्लाई करेंगे तो वो जो वॉल है वो अपना स्टेट ऑफ मोशन चेंज नहीं करती है। तो ये आपका फाइनल जो रिज़ल्ट रहा कि फोर्स अप्लाई करने से कोई ऑब्जेक्ट अपना स्टेट ऑफ मोशन चेंज भी कर सकता है और कोई दूसरा ऑब्जेक्ट साथ में ही वो अपना स्टेट ऑफ मोशन चेंज नहीं करेगा। तो आई होप कि आपको ये बात क्लियर हो गई है। दोनों ही पॉसिबिलिटी हो सकती है यहाँ पे। ठीक है, तो ये टॉपिक यहाँ तक है। इसके बाद हम लोग जो नेक्स्ट क्लास है हमारी, उसमें हम लोग जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो टॉपिक होगा 11.5, दैट इज फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ओके, तो इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे
ठीक है। तो स्टूडेंट्स आपको इस क्लास में जो भी चीज़ें पढ़ाया गया है उसको आप रिवाइज करेंगे, ठीक है, और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस एक्सरसाइज में दिए गए हैं उसको आप कंप्लीट कर लेंगे और नोट्स अपनी कॉपी में लिख लेंगे। जो भी डाउट होगा वो हम लोग ऑनलाइन क्लासेस में डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन और नेक्स्ट क्लास टुमारो। थैंक यू।